बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। नेपाल में आई जल तबाही के 72 घंटे बीत चुके हैं और खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि बार बार चीन की तरफ से अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। लेकिन इस तबाही की वो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो शायद सोच से भी ज्यादा भयानक है। इसी सैलाबी तबाही के बीच जी मीडिया की टीम उस जगह पहुंची जहां सबसे ज्यादा तबाही मची है। त्रिशूली वो जगह है जो 72 घंटे पहले तक गुलजार था, बाजारों में चहल पहल थी, लेकिन अब वो वीरान हो चुका है। रंग बिरंगी इमारतों पर अब कीचड़ और मलबे का रंग लग चुका है। मकान जो 6-6 मंजिल के थे वो इस सैलाब में डूबकर 1 मंजिला बचे हैं। वो हरे रंग का, वो पीले रंग का, वो सब मकान है और वो मकान, वो बिल्डिंग 5-5 मंजिल ऊंचा है, क्योंकि जिस तरीके 6-6 मंजिल का ऊंचा मकान है और उसके नीचे दुकान है। ये बाजार है, ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ ये बाजार का ये सब इलाका था और कहीं नामो निशान नहीं बचा है। ये भयावह ये स्थिति है यहाँ की इस वक्त। जो महाजल प्रलय जो था वो दिख रहा है आपको। यानी बाजार, घर और वो सब कुछ सैलाब अपने साथ बहा ले गया और अब बचा है मलबा, कीचड़ और सिर्फ आंसू। सोचिए, जब 6 मंजिला इमारतें इस सैलाब में समा गईं तो फिर आम लोगों का क्या हाल हुआ होगा। जो खुशी के लिए नेपाल गए थे उनमें से कई लोग अब वापस नहीं लौटेंगे। स्थानीय लोगों ने जी मीडिया से बातचीत में दावा किया कि जब सैलाब आया तो वो किसी हॉलीवुड फिल्म को देखने जैसा। लेकिन ये फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत में आई वो तबाही थी जो शायद ही कभी नेपाल भूल पाएगा, जिसका दर्द शायद ही लोग कभी भूल पाएंगे। ये पानी का लेवल है ना, ये 50 मीटर नीचे था। अच्छा, ये अभी नीचे था, ये 50 मीटर नीचे था। अभी देखो ना, ऊपर आ गया ये पानी का। इतना यहाँ से ऊपर आया पानी, जैसा वो सुनामी आया था ना, सुनामी के जैसा वो लहर कैसा आता, वो इंग्लिश फिल्म में हम देखता था ऐसा, उससे भी डबल ट्रिपल ऐसा पानी आया। ये वो लोग हैं जिनके घर, दुकानें सब मलबे में दफन हो चुकी हैं और इन लोगों के पास अब सिर्फ इस आपदा से निपटने की जद्दोजहद है। तो यहाँ पर 3-4 नदियों की धारा होकर के ये मिल करके ये सामने से निकलती थी और ये 50 फीट गहरा ये रास्ता था और नीचे था, मतलब बाजार था नीचे। आप देख सकते हैं, इस तरफ भी देखिए, ये जो जितने हैं ये सब घर हैं। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। नेपाल के त्रिशूली में सबसे भयावह मंजर है। विनाश के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से यहाँ जारी है और उन लोगों की तलाश की जा रही है जो लापता हैं, जिनसे संपर्क हो नहीं पा रहा और अपनों की तलाश में लोग खुद अपनी जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये तलाश एक उम्मीद की है, उम्मीद अपनों के जिंदा और सही सलामत होने की। और त्रिशूली में जिस जगह सब कुछ मलबे में समा चुका है, उस मलबे पर लोग अपनों को खोजते जी मीडिया के कैमरे में कैद हुए। दो लोग मलबे पे दिख रहे हैं चलते हुए, वो अपने परिवार को तलाश रहे, क्योंकि वो वहाँ पर उनके परिवार का घर था। तो कहीं कोई आशंका किसी भी तरह की दिखे, लोग अपने घर, परिवार को, परिचितों को ऐसे ही ढूंढ रहे हैं। हालांकि नेपाल सेना, प्रशासन और बचाव दल लगातार रेस्क्यू में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर के साथ ही जमीनी स्तर पर भी लापता लोगों की खोज जारी है। किस तरीके से जो घर का जो मलबा है और जो उधर रेस्क्यू टीम काम कर रही है, वो रेस्क्यू टीम किस तरीके से काम कर रही है, बाकायदा क्रेन चल रहा है, वो मलबा निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हो सकता है वहाँ कोई जिंदगी सांस ले रही हो। नेपाल त्रासदी की तस्वीरें पूरी दुनिया को झकझोर रही हैं, लेकिन इस त्रासदी के बीच कुछ लोगों की शर्मनाक करतूत से इंसानियत शर्मसार हो गई, जबकि एक व्यक्ति ऐसा भी सामने आया जो पराया धन वापस करने के लिए उनके मालिकों को खोज रहा है। क्योंकि विनाशकारी तबाही के बीच मलबे और बाढ़ के साथ बहकर आए सामानों के बीच इंसानियत और लालच की 2 तस्वीरें देखने को मिली। सबसे पहले आपको इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि त्रिशूली बाढ़ की चपेट में बहकर आई इस अलमारी को जब लोगों ने खोला तो उसमें सोने के गहनों का खजाना मिला, साथ ही कुछ नकदी भी मिली। ये सब पाकर भी इस व्यक्ति का ईमान नहीं डोला। उसने बाकायदा एक वीडियो बनवाया और कहा कि ये जिसका भी है वो आकर ले जाए। लेकिन इसी त्रासदी के बीच एक और तस्वीर देखने को मिली जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने मिलकर सैलाब में बहकर आए एक महिला के शव से सोना और चांदी चोरी करते दिखाई दिए। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया और मदन गुरुंग उमेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया।
नेपाल में आए सैलाब ने कई जिंदगियों को छीन लिया। यहाँ कुदरत ने ऐसी विनाश लीला दिखाई जिसका खौफनाक मंजर देखकर सिहरन पैदा हो जाती है। नेपाल में आए सैलाब के दौरान एक नया वीडियो सामने आया है जो अब अगर आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। सोचिए उस वक्त घर में मौजूद लोगों की मनोदशा क्या होगी, कैसे एक एक पल उनके लिए भारी गुजर रहा होगा, इस डर में कहीं सैलाब के जोर के आगे उनका घर सरेंडर न कर दे। अगर घर की एक दीवार भी गिरी तो सोचिए सब कुछ खत्म। घर के पास से गुजर रहे सैलाब का भाव देखिए, कई फीट ऊंची लहरें उठ रही है। आसपास के कई घरों को सैलाब निगल चुका है। कुछ मकान हैं जो सैलाब के बीच टिके हुए हैं और कई जिंदगियों का सहारा बने हुए हैं। इस मकान को देखिए, सैलाब ने चारों तरफ से इसे घेर रखा है। अंदर एक परिवार फंसा हुआ है क्योंकि घर के बाहर आने के सारे रास्ते सैलाब ने बंद कर दिए हैं। घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बह रही है। ये खौफनाक मंजर उस परिवार को और डरा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर आफ्टर फ्लड क्या सिचुएशन हुआ है। जो पूरा ट्रैजिक था, जो ऊपर से पानी का बहाव आया वो किस कदर आया था, और सामने जो लोग थे, ये पूरा बाजार था। हम जहाँ खड़े हैं बाजार पे ही खड़े हैं, लेकिन अब बाजार का यहाँ पे कोई स्पॉट नहीं दिख रहा है। गनीमत रही कि सैलाब के जोर के बावजूद मकान खड़ा रहता है और किसी तरह मकान में फंसे लोगों की जान बच पाती है। उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाता है। नेपाल में आई तबाही के बाद एक तरफ रेस्क्यू टीम तेजी से राहत बचाव के काम में जुटी है तो दूसरी तरफ आपदा में सब कुछ खो चुके लोग यहाँ वहाँ की खाक छान रहे हैं। लापता परिजनों के लिए उनके आंसू आपदा के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं थम रहे और नेपाल का रसुआ एक झटके में मलबे में तब्दील हो गया। और इन्हीं मलबों और कीचड़ के बीच जारी है अपनों की तलाश। लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ लोगों की उम्मीदें धुंधली पड़ती जा रही है क्योंकि मलबों के नीचे से सामान तो निकल जाएगा, पर क्या इंसान जिंदा निकल पाएगा? किसी ने दुकान खोई है, किसी ने मकान, तो किसी ने अपना पूरा परिवार ही खो दिया। सबकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू है। हमारे फैमिली में 5 जना नहीं है। कौन कौन? मम्मी, 3टा बहिनी, एउटा छोरी, कोई पनि छैन, लापता छ। 3 दिन भइसक्यो। दुकान चला गया भैया, खोल के खत्म, सब बर्बाद हो गया। कुछ भी नहीं है। 15 साल से यहाँ थे, अभी कुछ सब रोड में आ गए। रोते बिलखते इन लोगों के बीच कुछ खुशनसीब भी हैं। अच्छा से सब लोग निकल गए, सुरक्षित है। हम लोग इतना बाढ़ में फंसे हैं। ये यही घर था आपका नीचे? जी, ये खुला है ना, त्रिशूली खोला, धोबी खोला, तीन हम लोग का घर दुकान कुछ भी नहीं हम लोग का। आदमी नेपाल में ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ का एक और बेहद हैरत अंगेज वीडियो सामने आया है। इस ताजा वीडियो में सोर्स पॉइंट से करीब 50 किलोमीटर नीचे प्रलय मचाते हुए बढ़ रहे सैलाब का विध्वंसक रूप साफ नजर आया। ये वीडियो त्रिशूली नदी की घाटी का है। महज 37 सेकंड का ये वीडियो इस आपदा से आई तबाही और सैलाब की ताकत को समझाने के लिए काफी है। देखिए, तेजी से बढ़ती ये लहरें पत्थरों से टकराने के बाद ऐसे बिखर रही है जैसे कोई ब्लास्ट हो रहा हो। वीडियो में ऊपर त्रिशूली एक पावर हाउस की इमारतें साफ दिख रही है जो रसुआ जिले के मैलूंग में है। लोहे और कंक्रीट से बनी प्लांट की इमारतें देखते ही देखते इस भयावह बाढ़ की चपेट में आकर ध्वस्त होती चली गई। पानी के इस प्रचंड वेग में पावर हाउस तक पहुंचने वाली सड़क, उसकी बाउंड्री और इसके बाद प्लांट के भारी भरकम शेड कुछ भी नहीं टिक पाता। इस भयानक बाढ़ को आगे बढ़ता देख स्थानीय लोग चिल्लाकर एक दूसरे को अलर्ट करते दिखाई देते हैं तो कुछ लोग ड्रोन से इसका वीडियो बना रहे हैं जिसमें तबाही की झलक और दहशत दोनों साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में चवन्नी वाला बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी की जयंत चौधरी पर की गई टिप्पणी को बीजेपी ने अब मुद्दा बना लिया है और अब इसको लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम और नंदकिशोर गुर्जर मैदान में उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी को चुनौती देते हुए संगीत सोम ने कहा कि जिन्हें चवन्नी कहा गया है 2027 के चुनाव में वो सपा को एक आने भी नहीं देंगे। आप इतने बौखला गए कि उस परिवार को चवन्नी कहने का काम करते हैं। आप कहते हैं हमने चवन्नी को रुपया बनाया। आप सोच नहीं रहे आप कहा क्या है आपने। जिनको आपने चवन्नी कहा ना, 27 में एक आने का आपको नहीं छोड़ेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। चवन्नी वाली टिप्पणी ने पश्चिमी यूपी की सियासत का तापमान बढ़ाकर रख दिया है। जयंत चौधरी ने इस टिप्पणी को पूरे जाट समुदाय को निशाना बनाने वाला बताया है। इसके बाद ये मुद्दा सिर्फ 2 नेताओं के बीच की बयानबाजी नहीं रह गया है। ये लोग जो बातें कर रहे हैं ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जयंत जी का, चौधरी परिवार का बहुत बड़ा सम्मान है। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले चवन्नी वाले बयान के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को बोलचाल की मराठी सीखने के लिए 1 साल की मोहलत दी है, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ये फैसला अच्छा नहीं लगा और इसीलिए इस बार उन्होंने पिटाई वाली धमकी दे डाली।
क्योंकि 1 साल की मोहलत मिलने के बाद गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों ने जश्न मनाया। फडणवीस सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए ढोल नगाड़े बजाते हुए रंग गुलाल उड़ाया। शायद यही जश्न MNS की आंखों में चुभ रहा है और वो 1 साल की मोहलत वाले फैसले के खिलाफ अब वार्निंग पर आ गए हैं और मराठी न बोलने पर फिर पिटाई की धमकी दे दी है। निदर्शनात आलं की कोणी हिंदी बोलतंय किंवा उद्धटपणे वागतंय तर आम्ही मारणार। ये भूमिका जो अपनी अपनी भूमिका हो सकती है, क्योंकि मराठी के लिए वो लड़ते अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के निर्णय का विरोध करना बिल्कुल ठीक नहीं है। बोलचाल की मराठी सीखने के लिए मिले 1 साल के वक्त पर अब सियासत का नया चैप्टर शुरू होता दिख रहा है। त्योहारी मौसम शुरू होते ही मुंबई के लोगों को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। इसका असर हर आम परिवार के मासिक बजट पर पड़ना तय है। दरअसल दूध की कीमतों में सीधे 9 रुपए प्रति लीटर का इजाफा होने जा रहा है। अभी तक मुंबई में लोगों को दूध 93 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, लेकिन नई दरें लागू होने के बाद उसी 1 लीटर दूध के लिए 102 रुपए का भुगतान करना होगा। ये नई कीमतें 1 सितंबर से लागू हो जाएंगी, जो 28 फरवरी 2027 तक पूरी तरह प्रभावी रहेंगी। इसका मतलब यह है कि पूरे त्योहारी मौसम से लेकर सर्दियों के अंत तक मुंबईकरों को इसी महंगी दर पर दूध खरीदना होगा। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि एकदम से दूध की कीमत में 9 रुपए की बढ़ोतरी आखिर क्यों की गई? इसकी वजह डेयरी मवेशियों की कीमतों में बढ़ोतरी बताई जा रही है। साथ ही मवेशियों का चारा भी महंगा हो गया है। मवेशियों के चारे की कीमतों में 25% की तेजी देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है, क्योंकि आरोप है कि बिना निगम की अनुमति के निर्माण कार्य चल रहा था। ऐसे में प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर अवैध निर्माण को तोड़ दिया। ये कार्रवाई भील ठाकुर समाज धर्मशाला के ठीक सामने की गई, जहां एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी शटरिंग भी नहीं खुली है, जिसको तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर निगम की टीम पहुंच गई। इसका विरोध करने के लिए लोग बुलडोजर के सामने अवैध बिल्डिंग में लगी शटरिंग को पकड़कर खड़े हो गए। इसके बावजूद निगम की कार्रवाई को नहीं रोक पाए और फिर देखते ही देखते चारों तरफ से बुलडोजर लगाकर अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई की अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीर में भी सामने आई है, जिसमें बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा है। दरअसल नरसिंह घाट रोड पर मौजूद सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन पर भील ठाकुर समाज धर्मशाला ने बिना मंजूरी के लगभग 40 बाय 80 फीट में निर्माण किया, लेकिन निगम से जरूरी मंजूरी नहीं ली गई, जिसके बाद जेसीबी लगाकर अवैध अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन अल्फा के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर रक्षाबंधन के मौके पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें कई बच्चे शामिल हुए, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने राखी बंधवाई। जैन अल्फा प्रधानमंत्री को राखी बांधने आए तो वो बच्चों के साथ बच्चे बन गए। बच्चों ने जो भी डिमांड की, पीएम मोदी ने उसे पूरा किया। कभी बच्चे उनसे हाईफाई करते दिखे तो कभी मासूमियत भरे सवाल पूछ रहे थे। पीएम मोदी ने भी नन्हे सवालों का तसल्ली भरा जवाब दिया। आपका बचपन का सपना? आप लोगों को मिलने का वो पीएम आवास में रक्षाबंधन सेलिब्रेशन कार्यक्रम में बच्चों ने पीएम मोदी को राखी बांधी। इस दौरान कई प्यारे पल कैमरे में कैद हुए। इन तस्वीरों में बच्चों के साथ पीएम मोदी का सहज अंदाज दिखाई दिया। पीएम मोदी ने कामना की कि स्नेह और विश्वास का ये त्योहार सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। देश भर में भाई बहन के अटूट प्यार और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इसकी तस्वीरें बॉर्डर से लेकर सियासी गलियारों और धर्मगुरुओं के बीच से सामने आ रही हैं। सबसे पहले आपको लखनऊ में सीएम आवास ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनाथ बच्चियों से टीका लगाकर राखी बांधी। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चियों को आशीर्वाद दिया और स्नेह के साथ गिफ्ट भी देते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, बच्चों के साथ सीएम ने सेल्फी भी ली। वहीं एमपी के छतरपुर में बागेश्वर धाम पीठ पर रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं और बच्चों ने मिलकर धीरेन्द्र शास्त्री को सैकड़ों राखी बांधी, जिससे धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा हाथ भर गया। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री सभी को आशीर्वाद देते दिखाई दिए। जबकि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में स्थानीय महिलाओं ने मिलकर सेना के जवानों को राखियां बांधी। तस्वीरों में देखिए, कैंप में महिलाएं कतार में राखियों के साथ खड़ी है, जो बारी बारी से जवानों को राखी बांध रही है। मुझे फख्र है, मैं इंडियन फौजी भाइयों को राखी बांध रही हूँ और अपने इन लोगों ने हमें गिफ्ट भी दिए, बहुत प्यार भी दिया। ये लोग इनकी बहनें, हम भी एक इनका परिवार ही है। ये ऐसा नहीं सोच रहे थे कि दूर है, ऑलरेडी हमारी रक्षा तो ऐसे कर ही रहे हैं। इस दौरान भारतीय जवानों ने भी अपनी बहनों को गिफ्ट दिया।
उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां मिट्टी धंसने के कारण 16 साल की लड़की बोरवेल में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और लड़की को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी नाबालिग को बचाया नहीं जा सका और जमीन के नीचे खुला बोरवेल एक परिवार की खुशियां निगल गया। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब लड़की अपने भाई को राखी बांधने की तैयारी कर रही थी। तभी घर के आंगन में पुराने और बंद पड़े बोरवेल को ढकने के लिए डाली गई मिट्टी अचानक धंस गई, जिससे अंदर जा गिरी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। लड़की को बाहर निकालने के लिए जेसीबी से खुदाई शुरू की गई। मैनुअली भी रेस्क्यू की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद लड़की की जान नहीं बच सकी। ये घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि आखिर खुले और असुरक्षित बोरवेल कब तक मौत का जाल बने रहेंगे। एक जिंदगी चली गई और पीछे बस यही सवाल छोड़ गई। पश्चिम बंगाल से सरकारी योजना में एक ऐसी चूक सामने आई है जिसने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम मेदिनीपुर में एक 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष के बैंक खाते में विधवा भत्ता जमा होने का मामला सामने आया है। परिवार को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने खुद प्रशासन से संपर्क किया। इन तस्वीरों को देखिए, सरकारी योजना, लाभार्थी का नाम और बैंक अकाउंट भी, लेकिन जिसके खाते में विधवा भत्ता पहुंच रहा था वो महिला नहीं बल्कि एक पुरुष निकला। पश्चिमी मेदिनीपुर में केशव घोरुई नाम के एक व्यक्ति के खाते में साल 2021 से लगातार विधवा भत्ता जमा होता रहा और द्वारे सरकार यानी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान भत्ता पाने के लिए स्थानीय तृणमूल पंचायत सदस्य के माध्यम से हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज जमा किए गए थे। हालांकि मामला सामने आने के बाद परिवार ने खुद ब्लॉक प्रशासन से संपर्क कर भत्ता बंद करने की मांग की, लेकिन अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि पुरुष खाते में महिलाओं के लिए विधवा भत्ता मंजूर कैसे हुआ। फिलहाल सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दस्तावेजों की गलती थी या सरकारी योजना की निगरानी में कोई बड़ी चूक हुई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में धरना प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की एसडीएम के साथ तीखी बहस हो गई। धरने के दौरान एसडीएम महसी राजेश कुमार अग्रवाल प्रदर्शनकारियों की समस्या सुनने के लिए धरना स्थल पहुंचे थे, लेकिन शांति से बात करने के बजाय प्रदर्शनकारी एसडीएम से बहस करने लगे। देखते ही देखते माहौल एकदम से गर्मा गया। उजड़ जाए यहाँ से, मकान लिए तो कोई बहस के बाद एसडीएम और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की होने लगी। वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी प्रदर्शनकारियों को धक्का देकर पीछे करने लगे। प्रदर्शन कर रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और एसडीएम के बीच तनातनी का ये वीडियो यूपी के बहराइच का है, जहां रास्ते के विवाद को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे थे। जैसे ही एसडीएम महसी समस्या सुनने के लिए पहुँचे और माहौल और गर्मा गया। हालांकि कुछ घंटे बाद धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया। भारी बारिश के चलते इन दिनों नदी और नाले उफान पर हैं, जिन्हें पार करना जान जोखिम में डालना है। फिर भी कई लोग हैं जो जान हथेली पर रखकर इन्हें पार करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जान को मुश्किल में डाल रहे हैं। फंस चुका है। कुछ ऐसी ही गलती झारखंड के चतरा जिले में 3 युवकों ने की। 2 बाइकों पर सवार 3 युवकों ने जैसे ही उफनते पुल को पार करने की कोशिश की, तीनों युवक तेज बहाव में फंस गए। करके खड़ा है। सैलाब का जोर ऐसा था कि तीनों की जान मुश्किल में पड़ गई। तीनों बीच नदी में फंस चुका है। बहुत रिस्की लग रहा है। बाढ़ पूरा बढ़ते जा रहा है। बाइक पकड़ के खड़ा है। नदी में बहाव इतना तेज था कि दोनों बाइकें बह गई। वहीं पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से 2 युवक तो बाहर आ गए। एक युवक तेज बहाव में बहने लगा, जिसे पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। ये घटना एक सबक है कि उन लोगों के लिए जो नदी का जलस्तर बढ़ने पर पुल पार करने का जोखिम उठाते हैं। असम से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक डॉक्टर के जिम में एक्सरसाइज करते करते मृत्यु हो गई, क्योंकि डॉक्टर का अचानक से हार्ट फेल हो गया और फिर देखते ही देखते वो मुंह के बल गिर पड़े, जिसकी तस्वीर मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि एक डॉक्टर जिम के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है, जिसका नाम डॉक्टर शाहीन रहमान है, जो घुटनों के बल बैठकर एक्सरसाइज कर रहा है। इस बीच अचानक से वो मुंह के बल गिर पड़ता है। ये सब देखकर मौके पर खड़े लोग मदद के लिए आगे आते हैं, डॉक्टर को उठाते हैं, लेकिन डॉक्टर होश में नहीं आता, जिसके बाद आनन फानन में डॉक्टर को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि दिल दहला देने वाली ये घटना असम के नौगांव की है। डॉक्टर शाहीन रहमान नौगांव मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थे, जिनकी अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। दिल्ली पुलिस ने आसिम मुनीर की नापाक साजिश को बेनकाब कर दिया है। मुनीर के गुर्गों ने पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान की बर्बादी का जो सपना देखा था, उनका सपना अब चकनाचूर हो गया, क्योंकि इस्लामाबाद के आतंकी अड्डों से ऑपरेट होने वाले 2 संदिग्धों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है।
जिनका नाम साहिल और समीरा है। इन पर आरोप है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस का दावा है कि साहिल इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आया, जो अपनी दोस्त समीरा से शादी करने के बाद पाकिस्तानी एजेंट की मदद से पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी से मिला। इन दोनों ने 2024-25 में 8 भारतीय सिम खरीदकर दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजी। इन्हीं नंबरों से पाकिस्तान में बैठे ISI के गुर्गों ने व्हाट्सएप एक्टिवेट किए, जिनकी मदद से भारतीय ग्रुपों में जुड़कर गोपनीय जानकारी जुटाने की कोशिश की गई। ऐसे में जब साहिल और समीरा के व्हाट्सएप चैट की जांच शुरू हुई तो जांच एजेंसियों के होश उड़ गए, जबकि इससे पहले असम में शहजाद भट्टी नेटवर्क पर पुलिस शिकंजा कस चुकी है। शहजाद भट्टी नेटवर्क इज एन पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका एक्टिव मेंबर्स के बारे में जब हमें पता चला, असम पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया STF असम में। इसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। संदेश साफ है कि असम हो या फिर दिल्ली, पाकिस्तान की नापाक चाल कभी कामयाब नहीं होगी। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के तिलक नगर में मुस्कान नाम की लड़की की हत्या करने वाले जिम ट्रेनर इमरान का पुलिस ने 30 घंटे के अंदर हिसाब कर दिया। राजौरी नगर में हुए एनकाउंटर में आरोपी इमरान के दोनों पैरों में गोलियां लगी हैं। एक तरफ प्यार में 21 साल की मुस्कान को चाकुओं से गोदने वाला इमरान अस्पताल में पड़ा दर्द से कराह रहा है। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और स्पेशल स्टाफ की टीम ने जब इमरान को घेरा तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने 7 राउंड फायर किए, जिनमें 3 गोलियां इमरान के पैरों में लगी हैं। पुलिस ने बताया कि पेशे से जिम ट्रेनर इमरान पिछले 18 महीनों से मुस्कान को जानता था और उस पर दोस्ती और शादी के लिए लगातार दबाव बना रहा था। मुस्कान के मना करने के बावजूद वो लगातार उसे परेशान कर रहा था। साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि मुस्कान के दूसरे युवक से बात को लेकर भी इमरान गुस्से में था, जिसके बाद इमरान ने मुस्कान के घर में घुसकर उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक मुफ्ती के धमकी वाले बयान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बेहद सख्त तेवर सामने आया है। उन्होंने भड़काऊ बयान देने वाले इस मुफ्ती पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और दूसरे मौलानाओं को भी कानून के दायरे में रहने की सीधी चेतावनी दी है। सीएम धामी के इस गुस्से की वजह स्टेज पर मौजूद यही नफरती मुफ्ती है, जिसने रुद्रपुर के त्रिशूल चौक पर जुलूस मोहम्मदी के दौरान न सिर्फ भड़काऊ बयान दिया बल्कि कानून व्यवस्था को सीधी चेतावनी देता दिखा। और याद रखना, अगर मदरसे बंद कर दिए तो फिर देखना आप ये मुसलमान क्या हाल करेंगे। ये किसी की सुनने वाले नहीं है। मुफ्ती का ये बयान सरकार के मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करने पर आया है और ऐसे ही मौलानाओं को सीएम धामी ने कानून के दायरे में रहने की कड़ी चेतावनी दी है। वो जमाना चला गया जब लोग धमकी पर आते थे और इनके वोटों के चक्कर में तुष्टीकरण करते थे, इनके कब्जों को सहन करते थे, इनके डेमोग्राफिक बदलाव पर कुछ नहीं बोलते थे। यानी इन मुफ्ती समेत दूसरे कट्टरपंथी मौलाना प्रशासन के रडार पर हैं। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। राखी पर भी बेटियों की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात रही और बरेली में महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले बदमाशों का हिसाब भी किया। ये कार्रवाई बदमाशों को चेतावनी है कि हर दिन कुछ भी हो, अगर क्राइम किया तो फिर अंजाम भुगतना होगा। जैसा बलिया में चोर भुगत रहे हैं जो बर्तन साफ करने के बहाने महिलाओं से लूट करते थे, लेकिन योगी फोर्स की रडार पर आते ही ये अब दर्द से कराह रहे हैं। आरोपियों से लूट का माल और हथियार मिला है। में अकेली महिलाओं को आभूषण साफ कराने के नाम से उनके आभूषण को चोरी या छीन कर लेकर भाग जाते थे। एटा में चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश अरेस्ट हुआ, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। आरोपी चोरी की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही हिसाब हो गया। यानी बदमाश हो या लुटेरा, चोर हो या हत्यारा, योगी फोर्स की डिक्शनरी में हर गुनाह की सजा कानून के हिसाब से तय है। और मिर्जापुर से मऊ, बागपत से देवरिया में अपराधियों का बुलेट वाला इलाज हुआ है। कोई स्ट्रेचर पर पहुंच गया तो कोई पुलिस के कंधों के सहारे है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण के भव्य मंदिर बनाने के साथ ही मौजूदा परिक्रमा मार्ग पर मांस मदिरा की बिक्री पर अब बैन लगाने की मांग के साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। करीब 40 घंटे बाद इन मांगों के साथ एक विशाल जत्था मथुरा रवाना होगा, जिसे लेकर प्रशासन अब अलर्ट मोड में है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के इस मथुरा कूच के पोस्टर राजधानी लखनऊ समेत मथुरा तक नजर आ रहे हैं, जिन पर लिखे नारे जहां कृष्ण भक्तों में जोश जगा रहे हैं तो वहीं प्रशासन के हाथ पांव फुला रहे हैं। परिक्रमा मार्ग से मांस मदिरा की दुकानें हटाने की मांग तेज हो गई है। लखनऊ के अलग अलग प्रमुख चौराहों पर इस तरीके के पोस्टर्स लगे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से ये बैनर पोस्टर लगाए गए हैं।
जिसमें कई तरह की मांगे हैं, लेकिन नॉनवेज पर बैन की मांग सबसे प्रमुख है। 25,000 की संख्या में वहाँ जाएंगे और जाके हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि तत्काल रूप से वहाँ पर मांस, मछली, मदिरा पर रोक लगे और भव्य मंदिर वहाँ बनाना जरूरी है। जिसके तहत 40 किलोमीटर के परिक्रमा मार्ग पर यानी 11 से 15 किलोमीटर की मथुरा नगर परिक्रमा, 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा और 10 से 12 किलोमीटर वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर नॉनवेज पर प्रतिबंध की मांग की गई है। जिसके बाद लखनऊ से लेकर मथुरा तक में तनाव महसूस होने लगा है। महाराष्ट्र के पुणे में सरेआम चाकू से गोदकर हत्या करने का एक मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने पत्नी और बच्चे के साथ जा रहे शख्स पर अचानक हमला बोल दिया। हत्या की ये वारदात यहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें आरोपी पीछे से आकर अचानक शख्स पर हमला बोल देता है। घटना पुणे सतारा हाईवे पर उस वक्त घटी जब ये शख्स अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कहीं से आ रहा था। इसी बीच पीछे से आ रहा आरोपी अचानक पति के गले पर वार करता है। इस हमले में जहां बच्चा डरकर रोने लगता है तो पत्नी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अचानक हुए इस हमले के बाद शख्स भी आरोपी पर पलटवार करता है और उसे धक्का देकर परिवार से दूर ले जाता है, लेकिन आरोपी एक के बाद एक किए गए वार से वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद पत्नी बच्चे को लेकर पीछे भाग खड़ी होती है। हैरान करने वाली बात है कि एक बाइक सवार वहां तमाशबीन बना नजर आता है और घबराई पत्नी उसी बाइक सवार से मदद भी मांगती है, लेकिन बाइक सवार बजाय मदद करने के चाकूबाज को आगे बढ़ता देख खुद भी वहां से भाग खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से थप्पड़बाज स्कूल टीचर का वीडियो सामने आया है, जहां स्कूल में टीचर ने एक मासूम पर 28 सेकंड में 17 थप्पड़ मारे। छात्र का कसूर सिर्फ इतना सा था कि उसकी दूसरे छात्रों से बहस हो रही थी और इसी से आग बबूला टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। लेकिन उस थप्पड़बाज टीचर की करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें देखिए क्लासरूम में कई स्टूडेंट्स बैठे हुए, टीचर एक स्टूडेंट को थप्पड़ मारता दिख रहा है। पहले वो 2 थप्पड़ मारता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन छात्र दूसरे छात्र की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहता है और इसी बात से टीचर आग बबूला हो जाता है और फिर एक के बाद एक कुछ सेकंड में ही 17 थप्पड़ मार देता है। छात्र बचने की कोशिश करता है, लेकिन शिक्षक मुक्के भी बरसाता है। इसके बाद 2 में कहासुनी होती नजर आती है। मामला हस्तिनापुर के स्कूल का बताया जा रहा है, जहां क्लास में छात्र की दूसरे छात्र से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। मामले में परिजनों ने पुलिस में शिकायत की है, जिस पर अब एक्शन की बात कही जा रही है। एसएल ग्रुप के खिलाफ 22,000 करोड़ रुपए के लोन और 99.97% नुकसान का जो नैरेटिव चलाया गया, उस पर अब डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सवाल खड़े किए हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक एनसीएलटी के मामले को गलत तरीके से पेश कर फेक न्यूज फैलाई जा रही है और इसके पीछे दुर्भावना काम कर रही है। दावा हुआ कि बैंकों ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा के एसएल ग्रुप की कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। फिर ये नैरेटिव बनाया कि 22,000 करोड़ के कर्ज का निपटारा एनसीएलटी ने महज 6.5 करोड़ रुपए में कर दिया। इसी के आधार पर बैंकों को 99.97% नुकसान होने की बात कही गई। लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक कई मीडिया संस्थानों ने गलत नैरेटिव चलाया और कांग्रेस सांसदों ने भी बिना फैक्ट चेक किए उसी बात को आगे बढ़ाया। मेरी जो रेपुटेशन है उसको जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं वो इतनी आसानी से बिगड़ेगी, क्योंकि सच्चाई दोस्तों अल्टीमेटली स्टैंड करती है। भले ही आज के युग में, कलयुग में दुनिया धन के पीछे, धन के बीच में, धन की एक ढेर में सच्चाई को दबा देते हैं, प्रयास करते हैं कि अल्टीमेटली वो सच्चाई छुप नहीं सकती है। यानी 22,000 करोड़ रुपए के लोन की बात डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक पूरी तरह गलत है। एनसीएलटी के सामने जो मामला था उसमें पर्सनल गारंटी से जुड़े क्लेम की रकम करीब 3,992 करोड़ रुपए थी, जिसमें करीब 620 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल हुआ और डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तरफ से 1,063 करोड़ रुपए के सेटलमेंट का ऑफर भी दिया गया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ये भी सवाल उठाया कि आखिर एनसीएलटी के फैसले को पढ़े और समझे बिना 22,000 करोड़ के लोन का नैरेटिव कैसे चल गया। उनका आरोप है कि नेटवर्क 18 और सीएनबीसी समेत कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत खबर चलाई गई और इसी पर उन्होंने मुकेश अंबानी को चिट्ठी तक लिखी। कल शाम को मुकेश जी अंबानी को फ़ोन भी किया, उनको पता नहीं फ़ोन मेरा मिला नहीं मिला, मिलता है अक्सर, उनका फ़ोन भी आ जाता है, अभी फ़ोन नहीं आया। सुबह मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी है, उन तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंची होगी तो पहुंचेगी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मुताबिक एसएल ग्रुप से जुड़ी कंपनियों पर करीब 45,000 करोड़ रुपए के बकाये में से करीब 43,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। बाकी देनदारी भी जल्द ही चुका दी जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो फिर ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि पिछले कई घंटों से कई रास्तों पर जाम जैसे हालात बने हुए हैं। कल से लेकर अभी तक सड़कों पर हालात बिल्कुल भी नहीं सुधरे। पहली तस्वीर दिल्ली के सराय काले खां की, जहां सड़क पर कई किलोमीटर लंबे जाम ने मुसीबत बढ़ा दी, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की है, जहां कल रात को कई किलोमीटर दूर तक जाम ने लोगों को परेशान किया। हालात ये हैं कि सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही है, अभी तक लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति नहीं मिली है, और ये हालात इसलिए भी बन गए क्योंकि बहुत लोग ट्रैफिक एडवाइजरी की अनदेखी कर रहे हैं। जैसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि आनंद विहार ISBT रोड नंबर 56 NH9 और विकास मार्ग में ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, जिससे बचने के लिए मेट्रो की मदद लेने की अपील की है, ताकि सड़कों पर लंबे जाम की समस्या से बच सके। इसके बावजूद दिल्ली में सराय काले खां का हाल देख लीजिए, कैसे गाड़ियों की कतार लगी हुई है, क्योंकि कुछ लोग बिना सोचे समझे सड़कों पर निकल आए। नेपाल में फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई। यहां नुवाकोट के देवीघाट से ड्रोन कैमरे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें सैलाब के बाद की तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। चारों तरफ कीचड़ और मलबा फैला हुआ है, कई लोग इसी दलदल में धंसे हुए हैं और मौत का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। और ये ड्रोन तस्वीरें देखिए, जहां कभी घर और सड़कें नजर आती थी, आज वहां सिर्फ मलबा है, कीचड़ है और भयंकर तबाही के निशान हैं। नेपाल के नुवाकोट में अचानक आई बाढ़ ने इलाके को बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। नदी का पानी अपने साथ सिर्फ तबाही लेकर आया, जिसके बाद पैदल रास्ता तो खत्म हो चुका है, आसमान में सिर्फ हेलीकॉप्टर मंडराते नजर आ रहे हैं। मकान मलबे के ढेर में दब चुके हैं, मलबा हटाने के लिए मशीनें काम कर रही हैं। और ये देखिए, रसुआ में भोटेकोशी नदी में विनाशकारी बाढ़ से अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में सैकड़ों मजदूर और स्थानीय लोग फंस गए थे, और नेपाल सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। अहमदाबाद में मलाला यूसुफजई की किताब आई एम मलाला को लेकर अब विवाद बढ़ गया है। मलाला की किताब पढ़ने को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा मचाया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मलाला के पुराने बयानों और कश्मीर को लेकर उनके रुख के कारण उनकी किताब का पढ़ा जाना स्वीकार नहीं। इसलिए एक तरफ किताब और दूसरी तरफ विरोध, जिसको लेकर विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। मामला अहमदाबाद के वस्त्रपुर इलाके का है, जहां सिविल सोसाइटी के कुछ लोग मलाला यूसुफजई की किताब आई एम मलाला पढ़ने के लिए गार्डन में जुटे थे। इसी दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, लेकिन इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली ने विरोध को गलत बता दिया। अहमदाबाद में मलाला की किताब के सिलसिले में जो कंट्रोवर्सी हुई है वो काफ़ी अफसोसनाक है, और सभी जानते हैं कि मलाला को किस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने भी उसको अवार्ड दिया है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत करीब 2 हफ्ते पहले हुई थी, जब अहमदाबाद के एक स्कूल में छात्रों को मलाला की किताब पढ़ने के लिए दी गई थी। अब एक किताब का विवाद सड़क पर पहुंच गया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। त्योहार की मिठास में जहर घोलने वाले मिलावटखोरों पर देश भर में प्रशासन का हंटर चल रहा है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व से ठीक पहले उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश तक खाद्य विभाग और पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। प्रयागराज में छापेमारी के दौरान छेना, कलाकंद, काला जामुन और रसगुल्ले समेत बड़ी मात्रा में संदिग्ध मिठाइयां बरामद हुई, जिन्हें जेसीबी से नष्ट कराया गया। लखनऊ में 2 दिन की कार्रवाई में 26 सैंपल लिए गए। 4,62,000 रुपए की खाद्य सामग्री जब्त हुई। ग्रेटर नोएडा में अब तक 910 किलो पनीर, 100 किलो बूंदी जब्त की गई। 160 किलो खराब मिठाई नष्ट की गई। बलिया में केमिकल और पाउडर से बने 75 किलो रसगुल्ले नष्ट कराए गए। गोंडा में 260 किलो खराब मिठाई नष्ट की गई। 20 किलो मिठाई के सैंपल लिए गए। आगरा में 7,000 लीटर दूध और 145 किलो खोया भी कार्रवाई की जद में आया। मध्य प्रदेश के देवास में प्रशासन ने बड़ी मात्रा में मिठाइयां और प्रतिबंधित एनालॉग मावा जब्त किया। गुजरात के जामनगर में 7,150 लीटर संदिग्ध दूध जब्त किया गया। गांधीनगर में 4,500 लीटर संदिग्ध दूध से भरा हुआ टैंकर पकड़ा गया। यूपी में अब तक 18 से ज्यादा एफआईआर हुई। 46 लाख से ज्यादा का माल जब्त हुआ और 182 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। साफ है, शहर शहर मिलावट पर हंटर चल रहा है। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।